नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक गरीब लड़की के संघर्ष से भरी कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मैं रीमा चोपड़ा अपने पति और 2 बच्चों अन्नू और अतुल के साथ दिल्ली में स्थित मॉडल टाउन में रहती हूँ। हमारे अलावा एक और सदस्य है, मालती, जो हमारे घर काम करने आती है। पिछले 10 दिनों से मालती काम पर नहीं आई। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कभी कुछ ख्याल आते तो कभी कुछ। उसका फोन भी बंद आ रहा था और ना ही उसकी तरफ से कोई और मैसेज आया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। मेरे घर में वो पिछले 5 सालों से काम कर रही थी। पूरा घर उसने संभाला हुआ था। उसके ना आने से मुझे परेशानी तो हो ही रही थी, पर उससे भी ज्यादा उसकी चिंता सता रही थी। आखिर आज मैंने सोच लिया कि वरुण के ऑफिस जाने के बाद मैं उसका पता करने जरूर जाऊंगी। उसके घर का पता तो मुझे नहीं मालूम था, पर यह जानती थी कि वह कहाँ रहती है। संजय नगर कॉलोनी हमारे घर से थोड़ी दूर पर थी। मैंने रिक्शा लिया और संजय नगर कॉलोनी पहुंच गई। यहाँ मैं पहली बार आई थी। सड़क पर अधनंगे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। कुछ औरतें सड़क पर लगे नल से पानी भर रही थी। मैंने वहीं एक पानी भरती बूढ़ी औरत से मालती के घर का पता पूछा तो वो बड़ी हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, क्या काम है? मैंने भी हंस करके कहा, अम्मा कुछ काम तो नहीं है, बस मेरे घर काम करती है। पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आई तो मुझे चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है? कहीं बीमार तो नहीं है? अम्मा मेरी तरफ देख करके बोली, बेटी काम तो सालों हमने भी किया है, पर तेरी तरह कोई भी हम लोगों का हाल चाल पूछने नहीं आया। बेटी यह जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। मेरा कहा मानो तो कॉलोनी के अंदर में मत जाओ। मालती मेरे घर के पास में ही रहती है। मैं उसे बता दूंगी कि आप आई थी। नहीं अम्मा, आप मुझे उसके पास ले चलो। मैं अपनी आंखों से उसे एक बार उसे देखना चाहती हूँ। आपका बड़ा उपकार होगा। तो चलो फिर। अम्मा अपने सिर पर पानी का मटका रख करके चल पड़ी। वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। कई संकरी गलियों, लोगों की तीखी नजरें, गंदे इशारों के बाद अम्मा एक घर के आगे जाकर के रुक गई और बोली, बिटिया मालती यहाँ रहती है। हाँ, अपना ध्यान रखना और हो सके तो जल्दी से यहाँ से निकल जाना। कह करके वह अपने घर के अंदर चली गई। मैंने दरवाजे पर हाथ से थाप दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। मेरे सामने मालती थी, जिसे देख करके मैं दंग रह गई। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, बाजू में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मालती, यह सब कैसे और कब हुआ? और वो एकाएक मुझे सामने देख करके हैरान परेशान हो गई। बीबी जी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर क्यों मालती, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? कुछ नहीं बीबी जी, पैर फिसल गया था तो थोड़ी चोट लग गई। आप चिंता ना करें, जल्दी ही आपके घर काम पर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, काम की बात नहीं है। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गई। अच्छा बीबी जी, आप यहाँ से जल्दी से निकल जाएं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मैं कल से अपनी छोटी बहन को आपके घर काम करने के लिए भेज दूंगी। ठीक है वो सब, तुम क्या मुझे अपने घर अंदर नहीं आने को कहोगी? अरे आइए, अंदर आइए। कह करके वो दरवाजे के सामने से हट गई। मैं बिना किसी संकोच के उसके घर के अंदर चली गई। एक छोटा सा कमरे को उसने पतले से पर्दे से 2 भागों में बांटा हुआ था।
क्या वो काफी था? अपने बच्चों और पति के साथ वो कैसे रहती होगी? वहीं एक कोने में उसकी छोटी सी रसोई जमी हुई थी और दूसरे कोने में एक बाल्टी, पटरा और साबुन रखा हुआ था। एक कमरे में उसका पूरा संसार समाया हुआ था। जैसा भी था सब कुछ व्यवस्थित था। हाथ में पकड़े फल के लिफाफे को उसको पकड़ाते हुए बोली, मालती ये तुम्हारे लिए। इधर उधर देखते हुए मैंने उससे कहा, मालती तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बीबी जी, उन्हें तो मैंने उनकी नानी के घर भेज दिया है। यह तो अच्छा किया। और तुम्हारे पति वो कहाँ हैं? थोड़ा सा संकोच करते हुए बोली, बीबी जी वो तो रिक्शा चलाते हैं, अभी काम पर गए हैं। अच्छा, इतने में एक दुबली पतली सी लड़की जिसने नीले रंग का सलवार कमीज और उसी से मिलता जुलता दुपट्टा गले में अच्छे से लपेटा हुआ था, कमरे में अंदर दाखिल हुई। मुझे देखते ही शर्माते हुए कमरे के कोने में जाकर के खड़ी हो गई। उसकी तरफ इशारा करते हुए मालती ने कहा, बीबी जी यह मेरी बहन मुन्नी है, कल से आपके यहाँ काम पर आ जाएगी। मालती ये तो बहुत खूबसूरत है। उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, हमारे घर आओगी? वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहीं कोने में खड़ी पैर के नाखून से कमरे के कच्चे फर्श को कुरेदती रही। उसकी ओर देखते हुए मैंने कहा, पर मालती ये तो बहुत छोटी है। नहीं बीबी जी, पूरे 17 साल की है, इसी साल 10वीं में गई है। अभी इसके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो माँ बापू इसे मेरी मदद के चलते यहाँ छोड़ गए और मेरे बच्चों को अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, कह करके मैं वहाँ से चलने लगी। चलते चलते मैं एकदम से रुक गई। अपना पर्स से 2000 रुपए निकाल करके उसे पकड़ा दिए। मुन्नी जा बीबी जी को बाहर तक छोड़ा। अरे रहने दे मालती, मैं चली जाऊंगी। पर वो नहीं मानी और मुन्नी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। कॉलोनी से हर तरफ खुली हुई नालियां, कूड़े के ढेर और उन पर भिनभिनाती मक्खियां थी और उन्हीं सब के बीच यह लोग रहते हैं। अपने दुख दर्द हमसे छुपाते हुए हमारे घरों में काम करने आते हैं तो माथे पर किसी तरह की सिकन नहीं होती है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए हम कॉलोनी के बाहर पहुंच गए। वहीं से रिक्शा पकड़ा और घर पर लौट आई। मोबाइल ऑन करके टाइम देखा, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था और मैं फटाफट दरवाजा खोल करके अंदर आ गई। घर लौटने के बाद भी मेरा ध्यान मालती की तरफ से नहीं हट रहा था। बच्चों के स्कूल का आज आखिरी दिन था। उसके बाद पूरे 2 महीने की छुट्टियां थी। मुझे पता था आज घर वापसी के दौरान वो वैसे कुछ ज्यादा उत्साहित होंगे। उनके स्कूल से आने का समय हो रहा था। फटाफट हाथ मुंह धो करके सीधे किचन में आ गई। उनके घर पहुंचने से पहले खाना तैयार होना चाहिए, वरना उनका भूख भूख चिल्लाना मुझे सुनना पड़ता है। मैं अपने ही ख्यालों में मगन थी। मालती अभी भी मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। उसी समय दरवाजे पर डोर बेल बजी और मैंने जाकर के दरवाजा खोला। बच्चे एक दूसरे की शिकायतें करते करते अंदर आए और सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ गए। अरे बच्चों, हाथ मुंह तो धो लो पहले, फिर खाना खाने बैठो। और मैंने दोनों को जबरदस्ती बाथरूम में भेजा। फटाफट दोनों हाथ धो करके डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए अन्नू मुझसे पूछने लगी, मम्मी आज भी मालती आंटी नहीं आई हैं? नहीं बेटा, पर आज मैं उनके घर उनसे मिलने गई थी। उसे चोट लगी है, कुछ दिन तक वह हमारे घर काम पर नहीं आएगी, पर कल से अपनी छोटी बहन को हमारे घर काम करने के लिए भेज देगी। कह करके मैं भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। हम सब इधर उधर की बातें करने लगे। खाना खत्म होते ही बच्चे अपने अपने कमरों में जाकर के आराम करने लगे और मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। शाम को वरुण के ऑफिस से आने के बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने भी कहा, अच्छा किया जो उससे मिलकर के आई हो, कितना ध्यान रखती है हमारा। मुश्किल के वक्त हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह उसकी बहन हमारे घर काम करने के लिए आ गई। धीरे धीरे मैं उसे घर का सारा काम समझाने लगी। काम के साथ बीच बीच में हम दोनों खूब बातें भी करने लगे। कभी वो अपने गांव की बातें तो कभी अपने स्कूल की बातें मुझसे करती रहती। उन्हीं बातों के दौरान मुझे पता चला वो हर साल अपने गांव के स्कूल में हर कक्षा में अव्वल आती रही है और शाम
को उसी स्कूल में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी चलाती है। पढ़ाई में इतनी होशियार लड़की मेरे घर बर्तन झाड़ू पोंछा करे मुझे गंवारा नहीं था। मैंने धीरे धीरे घर के काम उससे कम करवाने शुरू कर दिए। उसकी जगह उसे अन्नू और अतुल को पढ़ाने बैठा देती। जब भी बीच में खाली होती मेरे साथ मालती और उसके बच्चों के बारे में बातें करने लगती। काफी दिनों के बाद उसने मुझे बताया, आंटी जीजा जी दीदी को बहुत मारते हैं, हर रोज रात को शराब पी करके आते हैं। उन्होंने ही दीदी की बाजू तोड़ी थी और जो माथे पर चोट लगी थी वो भी उनकी वजह से ही लगी थी। उन्होंने दीदी को सिर पकड़ करके दीवार पर मार दिया था। मुझे मुन्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो कह रही है वो सच है, पर मुन्नी मालती ने तो कहा कि वह गिर गई थी। आंटी दीदी ने आपसे झूठ बोला था, जीजा जी बहुत गंदे हैं। आपने जो पैसे दीदी को दिए थे वो भी दीदी से छीन करके ले गए। हर रोज शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है। आप मुझे यहीं अपने पास यहीं रख लो, मुझे नहीं रहना वहां पर। बेटा तुम तो दीदी की मदद के लिए आई हो, मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दीदी से बात करूंगी। कह करके मैंने उसे शांत किया। शाम हुई और मुन्नी काम करके अपने घर वापस चली गई। अभी उसे हमारे घर में आए कुछ ही दिन हुए थे, पर दोनों बच्चे उससे बहुत हिल मिल गए थे। दीदी दीदी कहते सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। वह कब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई हमें भी कुछ नहीं पता चला। बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके साथ लूडो कैरम खेलते हुए गर्मी की छुट्टियां बीत गई थी। इसी बीच मालती का हाथ भी ठीक हो गया और उसने काम पर वापस आना शुरू कर दिया। मालती से कह करके मैंने मुन्नी का यहीं पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चों के स्कूल खुल चुके थे और उसने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद वो सीधा मेरे घर आती, यहीं खाना खाती और बच्चों के साथ मिल करके पढ़ाई करती और शाम को मालती के साथ घर वापस चली जाती। शनिवार की रात को मैं और वरुण टीवी पर एक वेब सीरीज देखते हुए काफी देर से सोए थे। सुबह जल्दी उठने की कोई चिंता नहीं थी। इतवार को मालती को भी मैं कुछ देर से काम पर बुलाती थी। सुबह सुबह डोरबेल बजी, बिना हाथ हटाए कोई डोरबेल बजा रहा था। रात को देर से सोने की वजह से सिर पहले से ही भारी था। आधी नींद में उठ करके कपड़ों को ठीक करते हुए मैंने गेट का ताला खोला। दरवाजा खोलते ही देखा सामने वही अम्मा खड़ी थी जो जिसने मुझे मालती के घर तक पहुंचाया था। उसे इतनी सुबह अपने घर के सामने खड़े देख करके मेरी नींद एक झटके से गायब हो गई। अरे अम्मा, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ, क्या बात है? सब खैरियत तो है? मैं एक ही सांस में कह गई। कुछ मत पूछ बिटिया, क्या बताऊं क्या हो गया? सुबकते हुए उसने कहा, क्या हुआ बताओ तो सही। मालती को पुलिस पकड़ करके ले गई है। क्या कह रही हो अम्मा? मालती को पुलिस? पर क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? हाँ बेटा सही कह रही हूँ मैं, उसने अपने पति का कल खून कर दिया है। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई। पर क्यों अम्मा? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य ही खोटे हैं उसके। मेरे ही गांव की छोरी है, 16 भी पार ना थी और बांध दिया खूंटे से। गाय भैंस को भी कोई देता है तो देखभाल करके लेता है, कहीं भूखा प्यासा तो नहीं रखेगा पशु को। ना जाने उसे किस जन्म के कर्मों का फल मिला है बिटिया, जो इस जैसे जानवर के पल्ले बंध गई। अम्मा रोती जाएं और अपनी सूखी धोती से अपने आंसुओं को पोंछती जाएं। पर अम्मा ऐसे तो कोई किसी का खून नहीं कर देता है। 2 बच्चे तो उसके अपने भी हैं। जैसा था उसका आदमी, गुजारा तो वो कर ही रही थी बिटिया, पर अब तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। इधर उधर मुंह मारता फिरता था। मालती क्या पूरी बस्ती जानती थी, पर अपने ही घर की इज्जत पर तो हाथ ना डालता। अम्मा जो कहना है सीधे सीधे कह दो, अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है बिटिया, उसने कह करके वो चुप हो गई और उसकी चुप्पी मेरी जान निकाल रही। बिटिया उसने कहते हुए भी शर्म आ रही है बिटिया, मालती की छोटी बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया उसने। बिटिया उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने मालती को कितनी बार चेताया भी था, भेज दे अपनी बहन को गाँव वापस, जवान छोरी है, अपने साथ मत रख।
तक, पर उसके कानों पर जूं नहीं रेंगी। बड़े बुजुर्ग जो कहे हैं तजुर्बे से कह गए हैं बिटिया, आग और घी को दूर दूर रखना चाहिए, पर उसने भी तो एक ना सुनी। धुन सवार थी उसके ऊपर भी, पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना है अपनी बहन को। लो हो गई अब जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई, किसी काम की नहीं रही छोरी। ऐसा मत कहो अम्मा, किसी काम की नहीं रही छोरी, इसमें उसका क्या दोष है। पर हे मेरे भगवान, ये क्या हो गया मुन्नी के साथ। मुझे कहती भी थी मुझे डर लगता है वहाँ, क्यों नहीं मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। अम्मा मालती कहाँ थी जब ये सब हुआ। बिटिया पानी की 2 बूंद भी घर पर नहीं थी, बस नल तक पानी भरने गई थी। लंबी लाइन लगी हुई थी, बस वहीं देर हो गई। उसी बीच वो मुआ शराब पी करके नशे में धुत हो करके कमरे में आया। लड़की अकेली देख बस कर दिया कांड। जब तक मालती घर पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, पीट पीट करके हार गई, पर उसने दरवाजा नहीं खोल रहा था। पड़ोसियों ने मिल करके दरवाजा तोड़ा और वो अंदर गई। मुन्नी एक कोने में बेहोश गठरी बनी पड़ी हुई थी और वो नामुराद नशे में बेहोश जमीन पर पड़ा था। मालती ने चौके में रखी दरात उठाई और काट दिया उसका गला। साक्षात काली का रूप उस पर आ गया था बिटिया, और सब लोगों के सामने नाश कर दिया उसने भी दानव का। अम्मा रुको जरा, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकी और अंदर कमरे में जाकर के वरुण को उठाने लगी। वरुण वरुण मैंने जोर से आवाज लगाई, जल्दी उठो वरुण, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही वो हड़बड़ा करके उठ गया। क्या हुआ रीमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। मालती को पुलिस पकड़ करके ले गई है, उसने अपने पति का खून कर दिया है। ये क्या कह रही हो रीमा, तुम्हें किसने बताया और क्यों किया है उसने। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। वरुण जल्दी से बाथरूम में चले गए और मैं भी बच्चों को उठाते हुए साथ साथ तैयार होने लगी। बच्चे भी हड़बड़ी में हमें तैयार होते देख करके परेशान हो गए। उन्हें जल्दी से दूध बिस्किट दिए और अम्मा को वहीं घर पर बच्चों के पास रुकने को कहा। अम्मा जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम यहीं घर पर रहना, इनका ध्यान रखना। चिंता मत कर बिटिया, जब तक तुम दोनों वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर हूँ। मैं वरुण के साथ घर से निकल पड़ी। रास्ते में मैंने वरुण को सारी बातें बता दी। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर हमने इंस्पेक्टर से बात की और मालती से मिलने को कहा और वह हमें मालती के पास ले गया। मालती सलाखों के पीछे जमीन पर सिर झुका करके बैठी हुई थी। मैंने धीरे से कहा मालती। उसने सिर उठा करके देखा, बीबी जी। उसकी आंखों में आंसू पानी की धारा की तरह बह रही थी। जमीन से उठ करके वो मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। बीबी जी, उसने मुन्नी को उसने खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया नासपीटे ने। बीबी जी, मेरी बेटी जैसी बहन को खराब कर दिया। अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ रोक लिया था, क्या जवाब दूंगी माँ बापू को। रो रो करके बेहाल होती जा रही थी। चुप हो जा मालती, खुद को संभाल, कोई खराब नहीं हुई है। ओ मुन्नी के लिए ऐसा मत कर। थोड़ा सा संभलते हुए फिर कहने लगी, बीबी जी वो उसे अस्पताल ले गए हैं, वहाँ वो अकेली होगी, आप उसके पास जाओ। वो डर रही होगी बीबी जी, आप उसके पास जाओ। उस जानवर ने उसे खराब कर दिया, उसका रोना सच्चा था। उसे क्या कह करके समझाऊं, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। मालती, गांव में खबर भिजवा दी है तूने। हाँ बीबी जी, फोन करवा दिया है, वो पहली ट्रेन पकड़ करके यहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक आप उसके पास रहना, बहुत सारा सहारा मिलेगा उसे। हाय रे मेरी किस्मत, क्यों रखा मैंने उसको अपने पास, ना रखती ना ये दिन देखने को मिलता। कहते हुए अपना सिर पीटने लगी मालती। मालती, संभाल अपने आप को, तू मुन्नी की चिंता मत कर, मेरी बच्ची की तरह है वो। मैं अभी यहाँ से सीधा अस्पताल ही जाऊंगी। बीबी जी आप जल्दी जाओ, यहाँ मत रुको, पता नहीं डॉक्टर भी वहाँ क्या कर रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, बस हम अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। उसके पास से हट करके मैं जहाँ वरुण बैठे थे आ गई। वरुण इंस्पेक्टर से मालती के बारे में बात कर रहे थे। वो हमारे ही घर काम करती है और उसकी बहन तो अभी तो थोड़े दिन पहले गांव से शहर आई है। पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, इसलिए यहीं के एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया ताकि पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी। पर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, हमारे यहाँ बिल्कुल अपने बच्चों जैसी रहती है। इंस्पेक्टर साहब, मालती की रिहाई की कोई गुंजाइश है क्या? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। देखिए वो सब हमें पता है, पर केस तो उस पर चलेगा ही।
एक इंसान का कत्ल हुआ है, ये बात और है कि वो किन हालातों में हुआ है, यही हम अदालत के सामने पेश करेंगे। मालती का कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे कम से कम सजा मिले। हम उस पर कोई ऐसे स्ट्रांग चार्जेस भी नहीं लगा रहे हैं। एक लड़की की इज्जत को बचाने में ये सब हुआ है। बस कोर्ट के सामने यही प्रूव करना है। जिन परिस्थितियों में खून हुआ है और मालती का बैकग्राउंड देखते हुए हो सकता है जज साहब कुछ नरमी भी दिखा दें। ऐसा होगा कि नहीं ये तो समय ही बता सकता है। इंस्पेक्टर साहब, उसका केस लड़ने के लिए वकील का इंतजाम, अगर आप अपनी तरफ से कोई वकील करना चाहते हैं तो अलग बात है, वरना वकील का इंतजाम भी सरकार की तरफ से हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुन्नी कौन से अस्पताल में है? जी, राजपुर रोड के पास जो सरकारी अस्पताल है वहीं उसे लेकर के गए हैं। हिंदकुश अस्पताल? जी जी वहीं। हम जा करके मिल सकते हैं उससे? जी बिल्कुल। चलिए फिर चलते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको मालती के रिगार्डिंग मिले प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बिल्कुल मिस्टर वरुण, आप अपना फोन नंबर मुझे बता दें। वरुण ने अपना फोन नंबर इंस्पेक्टर को दे दिया और वहाँ से हम सीधा अस्पताल पहुँचे। रिसेप्शन पर मुन्नी के बारे में पता करके एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ढूंढते हुए हम आखिर तक उस तक पहुंच गए। मुन्नी हमें सामने ही एक बेड पर लेटी हुई नजर आ गई। मैं भाग करके उसके पास, उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसके कपड़े गवाह थे जो उसके साथ हुआ। मुझे हैरानी भी हुई कि अभी तक अस्पताल वालों ने उसके कपड़े क्यों नहीं बदले। वरुण मेरे पीछे पीछे आकर के मेरे पास खड़े हो गए। उसकी हालत देख करके वो वहां खड़े नहीं रह सके। आंखों में आंसू ले करके वो उस वार्ड से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही मैंने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। अपरिचित स्पर्श पा करके उसने एकदम डर करके उसने अपनी आंखें खोल दी। मुझे सामने देखा। आंटी कह करके वो जोर जोर से रोने लगी। रो मत मेरी बच्ची, मैंने आपको कहा था मुझे वहां नहीं रहना है, आपने क्यों नहीं मुझे अपने पास रख लिया? वो बहुत गंदा है आंटी, उसने मेरे साथ। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं भी समझ नहीं पाई वो इस हद तक जा सकता है। मैं भी तेरी दोषी हूँ, माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची। कह करके मैं चुप हो गई। अपने किए गुनाह की सजा तो उसे मिल गई, कितनी जिंदगियों को खराब करके। मालती, मुन्नी, उसके अपने दोनों बच्चों का भविष्य सब खतरे में डाल दिया। आंटी, दीदी कहाँ पर हैं? दीदी बेटा वो पुलिस लॉकअप में है, हम अभी उससे मिल करके आए हैं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक डॉक्टर हमारे पास आकर के खड़ा हो गया और मेरी तरफ देख करके कहने लगे, आप कौन हैं? जी मैं रीमा चोपड़ा। मुन्नी अपनी बहन के साथ हमारे घर काम करने आती है, हमारी फैमिली मेंबर जैसी। आप बताएं कब इसे घर लेकर के जा सकते हैं? अभी तो कुछ टेस्ट होने हैं, पुलिस ने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद ही सोच सकते हैं इसको डिस्चार्ज करने का। आप चिंता ना करें, ये सुरक्षित है यहाँ पर। कह करके डॉक्टर वहाँ से चले गए। आंटी, पुलिस दीदी को छोड़ तो देगी ना? दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। मुन्नी, ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है कि पुलिस उसे जमानत पर रिहा करेगी भी या नहीं। उसे तो कह दिया है कि पता नहीं, पर जानती थी उसे जमानत नहीं मिल सकती। कानून को अपने हाथ लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। काश मालती ने जोश में नहीं होश से काम लिया हो। उसको तो अपने किए की अपराध की सजा हर हाल में मिलनी ही थी। मालती, तू क्यों बिना बात के गुनहगार बन गई? शायद मेरे लिए ये कहना आसान है, परिस्थितियों के वशीभूत हो करके कौन कैसा कदम उठा ले कोई नहीं जानता है। मैं अपने ही अंदर चल रहे कश्मकश से जूझ रही। वरुण का यहाँ अस्पताल में कोई काम नहीं था। मैं उनके पास जा करके उन्हें घर जाने के लिए कहने लगी। वरुण, तुम घर जाओ बच्चों के पास, अभी कुछ देर और मैं यहाँ रुकना चाहता। वरुण को घर भेज करके मैं वापस मुन्नी के पास जा करके खड़ी हो गई। कभी कोई नर्स आती तो कभी कोई। एक सिस्टर उसका बुखार चेक करके जाने लगी तो मैंने उससे कहा, सिस्टर प्लीज इसके कपड़े तो बदलवा दीजिए। देखिए मैडम, अभी हमें ऑर्डर नहीं मिला है, जब मिलेगा तो खुद से ही बदल देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम तक मैं वहीं बैठी रही, उसके कपड़े अभी तक नहीं बदले गए थे। मुन्नी के ऊपर मैंने चादर उड़ा दी ताकि आसपास आने जाने वाले लोगों की नजरों का वो शिकार ना बने। सुबह से एक घूंट पानी का भी मेरे अंदर नहीं गया था। मुझे भी अब थकावट महसूस हो रही थी। मुन्नी मेरी
मेरी हालत भी देख रही थी। आखिर उससे नहीं रहा गया, मुझसे कहने लगी, आंटी आप भी घर जाओ, सुबह से यहाँ बैठी हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं। मैं ठीक हूँ, गांव से माँ बापू भी जल्दी आ जाएंगे, उनके आते ही मैंने अपने गांव वापस चला जाना है। मुझे अब यहाँ एक दिन भी और नहीं रहना है। दिया क्या है इस शहर ने हमें, ना मेरी इज्जत बची ना मेरी दीदी की। मेरी दीदी जो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हैं, मेरी वजह से आज सलाखों के पीछे हैं, कह करके सुबक सुबक करके रोने लगी मुन्नी। मुन्नी संभाल खुद को, जो हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता है, पर अपने आप को संभालना तो पड़ेगा ना। तू ऐसे रोती रहेगी तो कैसे छोड़ करके मैं जा सकूंगी तुझे। अपने हाथों से आंसुओं को पोंछ करके कहने लगी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं अब नहीं रोऊंगी, आप जाओ आंटी, कल सुबह आती हूँ। पर भारी मन से मैं वहां से चल पड़ी। घर पहुंचकर देखा वरुण ने अम्मा को विदा कर दिया था और खुद रसोई में जाकर के बच्चों के खाने की तैयारी कर रहे थे। अपने आप को फ्रेश करने के लिए मैं सीधा बाथरूम में घुस गई। शावर चला करके अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगी। मुन्नी के सामने मजबूती से बैठी रहने वाली मैं एकांत मिलते ही जोर जोर से रोने लगी। क्यों भगवान, ये कैसा तेरा न्याय है? क्यों उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ? कुछ होने से पहले ही क्यों नहीं तुमने उसके प्राण ले लिए? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरे क्यों का जवाब शायद भगवान के पास भी नहीं था। मुझे बाथरूम में गए काफी देर हो चुकी थी। बाहर वरुण दरवाजे को खटखटा रहे थे। रीमा प्लीज बाहर आ जाओ, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। वो ठीक कह रहे थे। खुद को संभालते हुए मैं बाथरूम से बाहर निकली। वरुण ने पहले ही मेरी मनपसंद कॉफी बना करके रखी हुई थी। लो कॉफी पियो, पर पहले सैंडविच खाओ। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। बच्चों ने कुछ खाया? हाँ खा लिया। तुम उनकी चिंता मत करो, बस थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। हाँ, सैंडविच और कॉफी खत्म करके मैं बच्चों के कमरे में जा करके बैठ गई। अच्छा बताओ क्या किया? मेरे पीछे से मम्मी अपना होमवर्क फिनिश किया, फिर दीदी के साथ थोड़ी देर कैरम खेला। उतने में तो पापा ही घर आ गए। बस तो हम दोनों को बिठा करके मैथ की जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते रहे। और अम्मा कब गई? पापा ने तो उसे आते ही भेज दिया। मम्मी, मालती और मुन्नी को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल दिखाने के लिए ले गए हैं। बस इधर उधर की बातें करते रात हो गई और मैं बच्चों को सुला करके अपने कमरे में आ गई। वरुण गहरी नींद में थे। इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में पहले कभी नहीं आया था। मैं भी पलंग पर आकर के लेट गई। मैं ऊपर चलते पंखे की तरफ देखती रही। ना जाने कब किस किस की जिंदगी कौन कौन से मोड़ लेने वाली है। सुबह की थकी हुई मैं ये सब सोचते हुए कब सो गई मुझे भी पता नहीं चला। अगले दिन बच्चों को स्कूल और वरुण को ऑफिस भेज करके मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगी। मुन्नी के लिए खाना फल सब पैक किया। अस्पताल ना जाकर के मैं पहले सीधा बाजार गई। उसके लिए 2-3 जोड़े कपड़े के और कुछ जरूरी सामान खरीदा जिसकी उसको सख्त जरूरत थी। अस्पताल वालों ने उसके अभी तक भी कपड़े बदले होंगे कि नहीं मैं नहीं जानती थी। जब तक अस्पताल पहुंची उसके माता पिता वहां पहले ही पहुंच चुके थे। उन्हें देख करके मैंने नमस्ते की तो मुन्नी की माँ फूट फूट करके रोने लगी। बीबी जी, हमारी तो दुनिया उजड़ गई, हम क्या करेंगे? एक बेटी जेल में और एक ऐसी हालत में, अब कौन करेगा इससे शादी? मैं उन्हें ढांढस देने लगी, पर अंदर से जानती थी कि इतना आसान सब कुछ नहीं है। आप चिंता ना करें, हम सब मिल करके कोशिश करेंगे कि मालती को कुछ ना हो। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहें। अभी कुछ दिन पहले ही तो आए थे, अब फिर आना पड़ा। पैसा उधार लेकर के तो यहाँ तक पहुँचे हैं। बीबी जी, आप तो पढ़ी लिखी हो, गरीब की मजदूरी भी समझो। मालती भी आपको बहुत मानती है। देखिए अम्मा, हमसे जो बन पड़ेगा हम मुन्नी और मालती के लिए करेंगे, आप चिंता ना करें। मुन्नी हमारे बच्ची जैसी है। बेटी, हम तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। अब कोई और ठिकाना तो रहा नहीं। 2-4 दिन कोई अपने घर पर रख लेगा, सारी उम्र तो यहाँ ना रुक सकेंगे। मुन्नी और मालती को देख लिया,
मालती के बच्चों को लेकर के कल ही गांव के लिए निकल जाएंगे। और मुन्नी को हम गांव नहीं ले जा सकते, वहां जाकर के सबको क्या कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मालती के घर के आसपास हमारे ही गांव के लोग रहते हैं, ऐसी बातें तो वैसे ही बहुत जल्दी फैलती हैं। अब तो कोई भी उससे शादी करने को रहा। अम्मा, आप लोग सिर्फ मुन्नी की शादी का सोच रहे हैं कि अब कौन उससे शादी करेगा। उसकी कोई चिंता नहीं है आपको। आप उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ करके जा सकते हैं। उसे जरूरत है अपने परिवार की। जो हुआ उसमें उसका क्या कसूर है, कौन ध्यान रखेगा उसका। इतने बड़े शहर में जब अपनी बहन के घर सुरक्षित नहीं रही तो इतने बड़े शहर में किसके हवाले करके जाने को सोच रही हैं, जहां कदम कदम पर आपके दामाद जैसे लोग मुन्नी जैसे भोली भाली लड़कियों की ताक में बैठे रहते हैं और वो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, कैसी माँ हैं आप। इतना कुछ हो जाने के बाद भी जवान लड़की को राम भरोसे छोड़ करके जा रही हैं। अम्मा, लोगों का क्या है, 2-4 दिन बात करेंगे फिर सब भूल जाएंगे। बेटियां, तुम हमें दुनियादारी ना सिखाओ, वह शहर नहीं है, वहाँ ये सब नहीं चलता है। एक बार लड़की पर दाग लग गया वो कहीं की नहीं रही। कोई बिरादरी समाज उसे नहीं अपनाएगा। बिरादरी के लोग हमारा ही हुक्का पानी बंद कर देंगे, 100 खोट हम में और छोरी में और निकाल देंगे। मालती के बच्चों का भी लालन पालन मुश्किल से हो जाएगा। हम मुन्नी का अपने साथ गांव नहीं ले जा सकते। और मुन्नी अपने माँ की बातें सुन करके जीते जी मर रही थी, बिलक बिलक करके माँ को रोक रही थी। अम्मा, अकेले मत छोड़ करके जाइयो हमको। बापू, तू क्यों नहीं कुछ बोलता, चुप काहे को है। अगर हम अकेला छोड़ करके गए तो कसम खा रहे हैं यहीं इसी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देंगे। शायद उन्होंने अपने कानों में रुई भर ली थी। ना तो उन्हें बेटी का बिलाप नजर आ रहा था, ना ही आंसू दिखाई दे रहे थे। उसे रोते बिलखते छोड़ करके मुन्नी के माँ बापू वहां से निकल गए। मैं हैरान परेशान वहीं खड़ी सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। मैं उस बच्ची को कहां और किसके भरोसे छोड़ दूं। इस शहर में तो अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। और मन ही मन एक निर्णय लिया और अस्पताल से छुट्टी दिलवा करके मैं मुन्नी को अपने घर ले आई। शाम को वरुण जब ऑफिस से घर वापस आए तो मुन्नी की माँ और बापू की सारी बातें बता दी। उनकी बातें सुन करके उसे धक्का तो बहुत लगा। उनकी मजबूरी कह करके वो चुप हो गए। वरुण ने बहुत ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। वरुण के यह शब्द सुन करके मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बस उसके चेहरे को देखती रही। कितना शांत थे वरुण। समय बीत रहा था। मुन्नी को मैं हर रोज काउंसलिंग के लिए लेकर के जाती थी। धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो रहा था। वो पहले जैसी मुन्नी तो नहीं रही थी, फिर भी उसने धीरे धीरे अतुल और अन्नू के खेलना और उन्हें फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया था। उधर मालती को केस भी शुरू हो गया था। रेप और मर्डर दोनों के केस साथ चल रहे थे। जब गुनाह करने वाला पहले ही अपने किए की सजा पा चुका था तो मुन्नी का केस जल्द ही बंद हो गया। निचली अदालत ने मालती को 7 साल की सजा सुनाई। गुनाह तो गुनाह है, चाहे कैसे भी हालत में हुआ हो। हम ऊपरी अदालत में केस लेकर के भी जाना चाहते थे पर मालती ने केस लड़ने से मना कर दिया। अपने किए गए पाप का प्रायश्चित तो करना चाहती थी। हमने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। उसने कोई पाप नहीं किया है। एक पापी का नाश उसके हाथों हुआ है। ये अदालत, ये समाज उसे जिस भी नज़र से देखे मैं उसे गुनाहगार नहीं मानती थी। मालती को बस इस बात की तसल्ली थी कि अब मुन्नी सुरक्षित हाथों में है। मुन्नी ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। 12वीं की परीक्षा में मुन्नी अच्छे नंबरों से पास हुई थी और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसने IAS की परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। वरुण ने मुखर्जी नगर में स्थित IAS की तैयारी करवाने वाले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा दिया। कॉलेज से सीधी मुन्नी वहां चली जाती थी। उसको इतनी मेहनत करते देख वरुण के साथ मैं भी बहुत खुश थी। उसमें एक जुनून था कुछ कर गुजरने का, कुछ हासिल करना चाहती थी वो। जो हादसा उसके साथ हुआ था उसे वह कहीं दफन करना चाहती थी।
अपने का काम में व्यस्त कर उन यादों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहती थी और हम दोनों हर वक्त उसके साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहते थे। इंस्टीट्यूट से घर पहुंचते हुए कभी कभी उसे काफी देर हो जाती थी। घर पहुंचते ही बस मेरे साथ किचन में आकर के मेरा हाथ बटाने लगती। बहुत मना करते कि मुन्नी तू अभी तो थक करके आई है, थोड़ा आराम कर ले, पर वो नहीं मानती थी। कहती थी दीदी आपके पास बैठने का अब वैसे भी कितना कम समय मिलता है, जो भी समय मिलता है उसको तो किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती। अच्छा एक बात बता, आज मैं तेरी दीदी हो गई। सच कहूँ तो मुन्नी के रूप में एक सहेली मिल गई थी। आप मेरे लिए क्या हो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ पहले आंटी कहती थी, तब ना समझ थी, उसमें अब परायापन लगता है। दुनिया में अगर किसी ने मेरी चिंता की है तो वो आप हैं। वरुण भैया और मालती दीदी ही तो हैं। मालती का नाम आज पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकल गया। आंखें नम हो गई उसकी। मुझसे कहने लगी आज वो जहाँ भी हैं मेरी वजह से ही हैं। पता नहीं वहाँ जेल में कैसे अपने दिन काट रही होंगी। मुन्नी मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी पर बेटा, मुन्नी मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी पर बेटा, पर मैं एक बार उससे मिलने जेल गई थी। उसे चिंता थी तो सिर्फ तेरी। उसने तो अपने बच्चों के बारे में भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। दीदी कैसी थी? ठीक तो थी वो। ठीक तो वो क्या थी, बस एक एक करके अपने दिन गिन रही थी कि कब उसकी सजा पूरी हो और वो तुझसे अपने बच्चों से मिल सके। हाँ एक और बात जो उसने मुझे बताई थी, जेल में सभी को किसी न किसी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि जब अपनी सजा काट करके बाहर जाएं तो कोई हुनर हो उनके पास जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। वैसे तो अब कई कंपनियां भी जेल में सजा काट चुके लोगों को नौकरी पर रखने लग गई हैं। तुम्हारी दीदी भी वहीं दरिया बुनने का काम सीख रही हैं। मैं वहां से एक दरी खरीद करके भी लाई थी, जिसने भी बुनी है बहुत सुंदर बुनी है। चल आ मेरे साथ तुझे दिखाती हूँ। दीदी आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि आप दीदी से मिल करके आई? अब आप जब भी दोबारा उनसे मिलने जाएं तो मैं भी आपके साथ साथ जाऊंगी। नहीं मुन्नी, अब तो मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। मेरे पहली बार ही वहां जाने से ही मालती नाराज हो रही थी। उसने मुझे अपनी कसम दी है कि कोई भी उससे यहाँ मिलने नहीं आएगा। जब सजा पूरी हो जाएगी तो वो खुद ही यहाँ से निकल करके हमसे मिलने आ जाएगी। चल चल रोना नहीं है मेरी गुड़िया। और मैं अलमारी खोल करके उसमें से दरी निकाल करके उसे दिखाने लगी। दरी मेरे हाथ में से ले करके उसे ऐसे देख रही थी मानो वो दरी उसकी बहन ने ही बनाई है और उसमें उसका चेहरा उसे नजर आ रहा है। समय की गति बड़ी ही बलवान होती है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है। मुन्नी के कॉलेज का आखिरी साल था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से चल रही थी। उसका सारा समय अपने कमरे में ही बीतता था। एक साल उसने यूपीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया था। सब कुछ इतना आसान नहीं था। दिन के 18 घंटे वो पढ़ती रहती थी। मैं रात को बीच बीच में उठ करके चाय कॉफी या दूध जो उसका मन होता था उसकी टेबल पर रख देती थी। कई बार पढ़ते हुए इतना थक जाती थी कि वही टेबल पर सिर टिका करके सोई हुई मिलती थी। उस रात भी वही हुआ, टेबल पर सिर टिका करके सोई हुई थी। मैंने धीरे से उसे आवाज लगा करके उठाया और उसके पलंग तक पहुंचा करके वापस मैं जाने लगी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, आप भी यहीं सो जाओ मेरे पास। तेरे से छोटे वो दोनों कमरे में अकेले सोते हैं और मैं यहाँ तेरे पास। तू तो उनसे भी छोटी होती चली जा रही है। चल हाथ तो छोड़, मुझे भी सोना है। सुबह बच्चों को स्कूल भी है। दीदी प्लीज। और वरुण भी आधी रात को उठ करके देखने लगे मेरी बीबी कहाँ गई, क्या कहूंगी उनसे? कह देना किसी और ने उनकी बीबी पर कब्जा कर लिया है। मुन्नी तू ना बच्ची की बच्ची ही रहेगी, ये नाम ना तेरा नाम बदलना होगा तभी बड़ी होगी। चल छोड़ना, आज तो बिल्कुल नहीं, यहीं सोना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है बाबा, फिर खिसक उधर, जगह तो दे मुझे भी लेटने के लिए। फटाफट खिसक कर एक तरफ हो गई पर मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हम दोनों भी कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह वही हुआ जिसका डर था। बच्चों के उठाने के लिए हर रोज अलार्म लगा
करके सोती थी। अब मैं सो रही थी मुन्नी के पास और अलार्म क्लॉक था हमारे बेड के साइड टेबल पर। हर रोज तो मैं अलार्म बजते ही उसे बंद कर देती थी कि वरुण की नींद खराब ना हो। उस दिन वो पूरी 5 मिनट तक बजता रहा। झल्ला करके वरुण ने उठा करके उसे बंद किया। कमरे में देखने लगे, मैं अपने बेड पर नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा खोल करके देखा, वो भी खाली था। कमरे से बाहर आकर के किचन, बच्चों का कमरा, बाहर का मेन गेट सब देख लिया, मैं कहीं नहीं थी। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि आखिर मैं गई तो गई कहाँ। बच्चों के कमरे में जाकर के अन्नू को उठाया। अन्नू, मम्मी घर पर कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, जा करके दीदी को उठा दे। जब से मुन्नी हमारे साथ रहने आई थी, अगर वो सो रही होती थी, वरुण कभी भी उसके कमरे के अंदर नहीं जाते थे। अन्नू आंखें मलते हुए जैसे ही मुन्नी के कमरे में आई, मुझे वहां सोते देख इतनी जोर से चिल्लाई, पापा मम्मी मिल गई, दीदी के साथ सो रही हैं। और उसके चिल्लाने से हम दोनों हड़बड़ा करके उठ गए। क्या हुआ, हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। वरुण ने जब पूरी बात बताई तो हंस हंस करके हम दोनों का बुरा हाल हो गया। हम दोनों हंस रहे थे और वरुण का चेहरा अभी भी उड़ा जा रहा था। ये क्या तरीका है रीमा, अगर यहाँ सोना ही था तो कम से कम बता तो देती। वरुण, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस इसको देखने आई थी और इसने मुझे अपने पास सुला लिया। तुम भी इतनी गहरी नींद में थे, तुम्हें उठा कर क्या कहती। वरुण, उठो, मैं मुन्नी के पास सोने जा रही हूँ। मुन्नी की खी बंद नहीं हो रही थी। बहुत हंसी आ रही है तुझे, ये 10 मिनट मुझ पर कैसे बीते कोई अंदाजा है तुम दोनों को। और अगर यहाँ सोने का मन बना ही लिया था तो कम से कम अलार्म क्लॉक तो यहाँ वहाँ से यहाँ उठा लेती। बिना बात के मेरी सारी नींद खराब कर दी। सॉरी वरुण, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अलार्म क्लॉक मैं पहले ही उठा करके अपने पास रख लूंगी। सॉरी यार, हो जाता है गलती कभी कभी। चलो ऐसा करो, तुम जा करके सो जाओ, मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयारी करती हूँ। नींद अब खाक आएगी मुझे, एक कप कॉफी बना करके दे दो। वरुण, बच्चों को स्कूल भेज दूं फिर कॉफी बनाती हूँ। मुन्नी, मैं तुझे बोल रहा हूँ, बढ़िया सी 2 कप कॉफी बना करके ले आओ, मेरे लिए और एक अपने लिए। रात को जल्दी सो गई थी, ना कॉफी पी और पढ़ने बैठ जा। मुन्नी मुस्कुराते हुए किचन में जा करके 2 कप कॉफी बनाने लगी। 1 महीने बाद मुन्नी का प्री एग्जाम था। उसे सिर उठा करके देखने की भी फुर्सत नहीं थी। अन्नू और अतुल भी घर ज्यादा शोरगुल नहीं मचा रहे थे। कभी कभी तो इतनी शांति होती थी, लगता था सुई भी गिरेगी तो भी आवाज सुनाई दे जाएगी। उनको इतनी मेहनत करते देख मैं और वरुण बहुत खुश होते थे और सोचते थे उस समय हमने भी जो निर्णय लिया मुन्नी के लिए वो ठीक था। मुन्नी ने यहाँ आने के बाद कभी भी अपने माता पिता का कोई जिक्र नहीं किया। कभी कभार अगर बात करती भी थी तो सिर्फ अपनी बहन की, जो आज उसकी वजह से सलाखों के पीछे है। मुन्नी अपना पहला एग्जाम दे चुकी थी, उसे इंतजार था तो बस रिजल्ट का। उसे क्या, हम सबको भरोसा था कि वो एग्जाम पहली बार में ही पास कर लेगी और हुआ भी वही। उसने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया था। अब उसने अपना सारा फोकस मेन एग्जाम में लगा दिया था, जो कि कुछ ही महीनों बाद था। कहते हैं कुछ कर गुजरने की ठान लो तो राह में आती मुश्किलें भी आपके हौसलों को देख करके अपना रास्ता बदल देती हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर जब ऐसे धुन के पक्के लोग कदम बढ़ाते हैं तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बलबूते पर सफलता के शिखर को सहज ही छू लेते हैं। मुन्नी ऐसी ही थी, एक एक करके वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी और हम दोनों उसके साथ थे। उसने अपने मेन एग्जाम क्लियर कर लिए थे, अब सिर्फ इंतजार था तो इंटरव्यू राउंड का। उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो उसकी तैयारी चल रही थी, साथ ही साथ घर पर वरुण भी उससे हर रोज किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करते थे। उसको बोलना सिखाता था, उसको बोलना सीखना था, अपनी बात को कैसे सही साबित करना ये उसे आना चाहिए था। वरुण पूरी कोशिश कर रहे थे और वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश भी करने लगी थी। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली हूँ जिस दिन उसका इंटरव्यू राउंड था। वरुण और मेरे पांव को छू करके हमारा आशीर्वाद लेने लगी। वरुण ने उसे झुकने से पहले ही उठा लिया। बेटियां पैरों को नहीं छूती हैं, वो माँ बाप के सिर का ताज होती हैं। कहते हुए वरुण का भी गला रूंध गया और वो उनके गले लग गई। आपने मेरे लिए जो भी किया है उसका कर्ज तो मैं 7 जन्मों तक भी नहीं उतार सकती भैया, कह करके वो रोने लगी। पगली है, रोना नहीं, हंसते हुए भगवान
भगवान को आशीर्वाद लेकर के घर से निकलना है। मेरे लिए तो मेरे भगवान आप दोनों हो, बस आपका ही आशीर्वाद चाहिए। चल चल ऐसा नहीं बोलते। और मैं उसकी बाजू खींच करके उसे मंदिर के सामने ले गई। भगवान के आगे मत्था टेक करके वो वरुण के साथ घर से बाहर निकल गई। मुन्नी, इंटरव्यू खत्म होते ही मुझे फोन करना। दीदी, रिजल्ट उसी समय नहीं आना है। वो वरुण के साथ जा रही थी। मुझे तसल्ली थी कि वो अकेली नहीं है। अपनी सोच पर खुद ही हंस दी। मेरे लिए तो वो हमेशा मेरी मुन्नी ही रहेगी। पूरा दिन मेरा बेचैनी में गुजरा। शाम होने को थी। दोनों में से किसी का भी फोन नहीं आया। हार कर वरुण को फोन मिलाया। हेलो रीमा, अभी वो अंदर ही है। जैसे बाहर आती है मैं तुम्हें बताता हूँ। वरुण अभी मुझसे फोन पर बात कर ही रहा था। मुन्नी हंसते हुए बाहर आई। क्या हुआ, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भैया, पूरे 1 घंटे से भी ज्यादा चला। कहीं अटकी या घबराई तो नहीं ना तू? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भैया जल्दी घर चलो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, 1 मिनट। हेलो रीमा, आज सेलिब्रेट करने का दिन है, क्या कहती हैं? कहना क्या है वरुण, जैसा आप कहें फिर ठीक है। जब तक हम घर पहुंचते हैं तुम और बच्चे तैयार हो जाओ, कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं। भैया अभी फाइनल रिजल्ट तो आने दो। अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ फिर? वो तो हो ही नहीं सकता मुन्नी। अच्छा रीमा, फोन बंद कर रहा हूँ। उधर मुन्नी को कहते हुए, चल मुन्नी जल्दी से बैठ जा। घर पहुंचने से पहले ही वरुण ने हमें फोन कर दिया था। मैं बच्चों के साथ पहले से ही तैयार होकर के खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही हॉर्न बजाया मैंने घर को लॉक किया। बच्चों के साथ बाहर आ गई। मुन्नी जो आगे की सीट पर बैठी हुई थी उतर करके पीछे बच्चों के साथ बैठ गई। महीनों बाद हम सब खुद को फ्री महसूस कर रहे थे। घर का माहौल ऐसा हुआ था मानो सिर्फ मुन्नी के ही नहीं हम सब के पेपर होने को हैं। कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में सीधा जाकर के डिनर किया। उसके बाद इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाई। बच्चों और मुन्नी सब ने मिलकर के वहां बहुत मस्ती की। रात के 12 बजे थे। इंडिया गेट पर अभी भी लोगों की भीड़ थी। मैंने वरुण की तरफ देखते हुए उन्हें घर चलने के लिए कहा। थोड़ी देर और रुकते हैं रीमा, देख बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। वरुण कल तुम्हारा ऑफिस, बच्चों का स्कूल सब है, वैसे भी इतनी देर हो चुकी है, अभी तो मस्ती कर रहे हैं। सुबह तुम सबसे उठा नहीं जाना है, कल सबकी छुट्टी है रीमा। बच्चे भी तो कितने महीनों के बाद घर से बाहर निकलते हैं। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो रीमा, एक काम करते हैं, क्यों नहीं कहीं आसपास 1-2 दिनों के लिए कहीं चलते हैं। कल शुक्रवार है, सुबह सुबह निकलते हैं। सालों हो गए हैं कहीं बाहर गए हुए। ये तो तुम सच कह रहे हो। बच्चों की पढ़ाई, मुन्नी सब में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुन्नी इतनी बड़ी हो गई है, कल को कहते कहते मैं चुप हो गई। क्या हुआ रीमा, बात पूरी करो। कुछ नहीं, बस लगा कैसे विदा करूंगी इसको। अरे भाई अभी कहाँ जा रही है? क्यों, अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो उसे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। पता नहीं फिर कब उससे मिलना होगा। कहते हुए मेरी आवाज भारी हो गई। रीमा प्लीज संभालो खुद को। मुन्नी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना है। मैं बच्चों को आवाज लगा रहा हूँ, घर चलते हैं, फिर सुबह निकलते हैं कहीं के लिए। कहाँ जाने को सोच रहे हो? अभी तो शिमला ही दिमाग में आ रहा है। बच्चों से भी एक बार रास्ते में पूछ लेते हैं। मुन्नी, अतुल, अन्नू जल्दी से सब आ जाओ, घर चलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तैयार हैं? कमान बच्चों हरिया। सरप्राइज का नाम सुनते ही तीनों भागते हुए आए। क्या है पापा? शिमला कौन कौन जाना चाहता है? मैं तीनों एक साथ बोले। चलो फिर चलो, घर चलो, कल सुबह शिमला के लिए निकलना है। इसका मतलब अभी घर जाकर के सामान भी पैक करना है। ओह वाह पापा, यू आर ग्रेट। यस आई एम। इंडिया गेट से घर तक का रास्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही सब ने अपने अपने बैग पैक किए और सुबह होने का इंतजार में कब किसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सबसे पहले मैं उठी। मैंने एक एक करके सबको उठाना शुरू किया। शिमला जाने के लिए सब इतने उत्साहित थे कि मेरी एक ही आवाज में उठ गए। मैंने और मुन्नी ने मिलकर के रास्ते के लिए फटाफट
सैंडविच बनाए। फ्लास्क में कॉफी भरी, जूस, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, जो भी सामान घर में था बैग्स में रखा और निकल पड़े शिमला के लिए। 2 दिन शिमला की हरी भरी वादियों को देख करके दिल और दिमाग दोनों तरोताजा हो गए और एक नई उम्मीद दिलों में संजोए हम दिल्ली को लौट आए। हम सभी बेसब्री से मुन्नी के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर वो दिन भी आ गया और जो सपने उसके साथ हम सभी ने अपने आंखों में संजोए हुए थे सब सच हो गए। रिजल्ट देख करके उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दीदी, भैया, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है, वरना मैं क्या थी और आपने आज मुझे क्या से क्या बना दिया है। मेरे गले लग रोती जा रही थी। भावुक हम सभी भी हो रहे थे, आंसू हमारी आंखों से भी बह रहे थे। आज ये आंसू दुख के नहीं खुशी के थे और इनके बहने पर खुशी ही महसूस हो रही थी। चुप कर मुन्नी, रोना बंद कर। ये सब तेरी मेहनत का फल है जो तुझे मिला है। मैंने उसे प्यार से चुप करवाते हुए कहा, नहीं दीदी, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मुझे जो भी मिला है बस आपकी वजह से मिला है। अच्छा ठीक है, चुप हो, तू तो एक मिसाल बनेगी अन्नू और अतुल के लिए भी। इधर उसकी ज्वाइनिंग की तारीख भी पास आती जा रही है। हमारे हर दूसरे रोज बाजार के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे थे। दीदी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आजकल हर जगह सब कुछ मिल जाता है। सच कह रही है तू, पर एक बात बता दूं तुझे, वहां जाने की क्या जरूरत है? किसी और जगह को भी चुन सकती है। दीदी, एक कर्ज है जो चुकाना चाहती हूँ। तूने कौन सा कर्ज लिया हुआ है? अरे आप समझी नहीं, जिस मिट्टी में पैदा हुई हूँ वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर वो तो आदिवासी इलाका है। दीदी, मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ, पर मैंने सुना है नक्सलियों के इलाके भी उस जगह के आसपास हैं। ओह दीदी, नेट को देखना थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो, पर तू मेरी छोटी सी मुन्नी है, कैसे इतना सब संभालेगी? दीदी, मैं वहाँ मुन्नी बनकर नहीं, कृष्ण बल्लभा बनकर के जा रही हूँ। आखिर वो दिन भी आ गया। उससे बिछुड़ते हुए सबका रो रो करके बुरा हाल था। मुन्नी का भी रो रो करके बुरा हाल था। दीदी, मैं कैसे आपके बिना रहूंगी? आप सब मेरे पास रहने आओगे ना? मुझे भूल तो नहीं जाओगे? पगली, अपने बच्चों को कोई कैसे भूल सकता है? मैं कह तो गई, फिर एहसास हुआ इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, जहाँ सगे रिश्ते नाते बुरे समय में मुंह फेर लेते हैं और वहीं कभी कभी पराये अपने बन जाते हैं। मुन्नी को छोड़ने वरुण जा रहे थे, यह सोच करके मेरा मन शांत था। मेरी छोटी सी मुन्नी अब बड़ी हो गई थी, सरकारी आवास में रहेगी, कई नौकर चाकर और गाड़ियां उसके नीचे होंगी। उसके रहने की जगह अब अच्छे से देखभाल कर वरुण 4 दिन में लौट आए और उधर उसने अपने जिले के लिए काम करना शुरू कर दिया। हमारी हर दूसरे रोज उससे बात होती थी। एक दिन मैंने उससे यूं ही पूछ लिया, मुन्नी कभी अपने घर गई क्या? माँ बाबा से मिलना हुआ क्या? पहले तो चुप रही, फिर कहने लगी, गई थी दीदी, पर वो मुझे पहचान नहीं सके। माँ की आंखों में मोतिया उतर आया था, समय से इलाज नहीं करवाया, इस कारण उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। और बाबा वो नहीं रहे, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। और मालती के बच्चे, उन्हें देखा था दीदी? गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बहुत बुरी हालत में हैं वो। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई दीदी। मैंने अपने ड्राइवर के हाथ माँ के घर राशन का सामान, कपड़े और कुछ रुपए भिजवाए थे। अम्मा ने पूछा नहीं ये सामान किसने भिजवाया है? दीदी, अपने ड्राइवर को सब समझा करके भेजा था। उसने अम्मा को कह दिया कि सरकारी मदद है, सबको मिल रही है। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। दीदी, जब उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया था उस समय मैं उनकी मजबूरी समझ नहीं पा रही थी। दीदी, हमारे समाज में यहाँ ऐसे ही चलता है। तूने माफ कर दिया ना उन्हें? हाँ दीदी, अब मेरे मन में उनके लिए कोई मैल नहीं है। जो कुछ भी था यहाँ आकर के उनकी हालत देख करके सब धुल गया। अब सोचती हूँ तो लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर वो मुझे यूं नहीं छोड़ते तो फिर मैं आपके पास होती और ना ही आज जहाँ खड़ी हूँ वहाँ हो पाती। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। हमें उस वक्त समझ नहीं आता है ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर जो ऊपर वाला है ना, भविष्य में हमें क्या मिलना है उसने हम सब के लिए पहले से ही तय करके रखा होता है। बस सही वक्त आने पर हमें एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर देता है। वरना मैं क्या,
कोई भी सोच सकता था तू दूसरे प्रदेश में रहने वाली है, हमसे यूं ही अपनी बहन के जरिए मिल जाएगी और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ जाएगा। दीदी, पर मेरे साथ जो हुआ है क्या वो होना जरूरी था? उसके बिना भी तो जिंदगी चल सकती थी। बात करते हुए वो भावुक होने लगी। मुन्नी, हमने तय किया है उस बारे में बच्चे, अब कभी भी बात नहीं करेंगे। फिर क्यों तूने बात शुरू कर दी? भूल जा सब कुछ, निकाल कर फेंक दे उस दिन को अपनी जिंदगी से बाहर। जो अतीत दर्द दे, टीस दे, उसे भूल जाने में ही भलाई है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे खूबसूरती को अपने अंदर भरने की कोशिश कर बच्चे। जी दीदी, आप सही कह रही हैं। जब तक आपके पास थी ये सब नहीं सोचती थी, पर जैसे ही शाम होती है मैं इतना बड़ा घर मुझे खाने को आता है। अकेली होती हूँ तो खाली दिमाग में बस अतीत घुसने की कोशिश करता है। क्या करूं? चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाती हूँ। मुन्नी, खाली क्यों बैठना है? कुछ ऐसा कर जिसे तू हमेशा से करना चाहती थी पर कभी कर नहीं सकी। अपने जीवन में रंगों को भर दे। अभी भी तो समय है तेरे पास। एक बार शादी हो गई तो फिर बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। क्या दीदी, मुझे नहीं करनी शादी? कौन करेगा मुझसे? कहते कहते वो चुप हो गई। जब जीवन में बसंत ऋतु आएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। कहना तो उसे चाहती थी पर कह नहीं सकी। मुन्नी, तेरी आवाज की खनक एकदम से कहाँ गुम हो गई है? अभी हमने क्या तय किया था? अच्छा, दिल्ली कब आ रही है? वरुण और बच्चे भी तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। जल्दी से आने का प्रोग्राम बना। दीदी, अभी तो मुश्किल है, फिर भी देखती हूँ। जैसे ही कुछ तय होता है आपको बताती हूँ। अच्छा मुन्नी, फोन रखती हूँ। वरुण भी 2 चक्कर लगा चुके हैं। तुझसे बात करते हुए देख चुपचाप बिना कुछ कहे चले जाते हैं। ठीक है दीदी, भैया को प्रणाम कहना और मेरे छोटे भाई बहनों को उनकी दीदी की तरफ से ढेर सारा प्यार। अपना ध्यान रखना कह करके मैंने फोन रख दिया। क्या अतीत भुलाया जा सकता है? शायद नहीं। से गए 5 महीने हो चुके थे। बस फोन पर ही उससे बातचीत करके खुद को तसल्ली दे देती हूँ। सच कहूँ, उसके जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। बच्चे स्कूल से आते चुपचाप खाना खाते और अपने अपने कमरे में चले जाते। वरुण का भी बस ऑफिस घर फिर ऑफिस चल रहा था और मैं इन सब के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। वो जब से हमारे साथ रहने लगी थी हम उसे खुश करने के लिए जानबूझ करके बेसिर पैर की बातें करते रहते थे। अब वो सब बातें खत्म हो चुकी थी। एक दिन सुबह जेल से मुझे फोन आया कि मालती को 1 सप्ताह के बाद रिहा किया जा रहा है। उसकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया है। मैंने उसी समय मुन्नी को फोन करके मालती की रिहाई की सूचना दी। वो उस समय ऑफिस में थी। बस उसने इतना कहा, दीदी मैं जल्दी दिल्ली पहुंचती हूँ, कह करके उसने फोन रख दिया। और आखिर वो दिन आ गया। मैं और मुन्नी जेल के बाहर खड़े होकर के मालती के बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में जेल का दरवाजा खुला और मालती धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जेल से बाहर आई। अधपके बाल, जर्जर शरीर, सूती साड़ी पहने, पैरों में रबड़ की चप्पल, हाथ में छोटी सी पोटली लिए वो हमको देख करके दंग रह गई। बीबी जी आप? मुन्नी की ओर देख करके तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उसकी बहन मुन्नी है। मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से मुन्नी को देखने लगी। मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई, इतनी सुंदर? मुन्नी आगे बढ़ करके अपनी बहन के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं खड़ी वहीं दोनों बहनों का मिलाप देखती रही। आज पूरे 6 साल के बाद दोनों मिल रही थी। आज जब दोनों बहनों का मिलाप देख करके मन बहुत खुश हो रहा था। अब घर चलें या यहीं पर रहना है, कह करके मैंने दोनों को अलग किया। चलो गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम सब गाड़ी में आकर बैठकर वापस आ गए। पर घर पर वरुण मालती को देख करके बहुत खुश हुए। बच्चों को मालती को पहचानने में थोड़ी देर लगी पर फिर वो उसे पहचान गए। मुन्नी मालती को देख करके अपने कमरे में चली गई। नहा धो करके मालती फिर बाहर आई। मुन्नी अपनी बहन के लिए नए कपड़े पहले से ही ले करके आ गई थी। नए साफ सुथरे कपड़े पहन करके मालती खुद को अच्छा महसूस कर रही थी। मुन्नी और मैंने मिल करके सबके लिए खाना लगाया। मालती को सबके साथ बिठा करके खाने में झिझक महसूस हो रही थी। मैं उसकी ये दुविधा समझ सकती थी। मैंने मुन्नी को अपना और मालती का खाना कमरे में ले जाने को कहा, जहां वो बिना झिझक
के तसल्ली से भरपेट खाना खा सके। सालों मालती ने हमें खाना बना करके खिलाया था, वो अन्नपूर्णा थी। साथ ही बीते सालों की बातें, अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांट सके। कमरे में जाते ही मालती ने मुन्नी से पहला प्रश्न किया, मुन्नी मेरे बच्चे कहाँ हैं? दीदी वो अब माँ के पास हैं। माँ बाबा मुझे अपने साथ गांव नहीं लेकर के गए। मैं तब से यहाँ दीदी और भैया के पास ही रह रही हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं एक बड़ी अफसर बन गई हूँ। दीदी इतना तो कोई अपना भी नहीं कर सकता है जितना इन्होंने मेरे लिए किया है। मैं इनका ये उपकार कभी नहीं चुका सकती। दीदी और भैया आपने बच्चों जैसा प्यार मुझसे करते हैं। दीदी बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुझे कैसे पता चला? दीदी मैंने अपनी पोस्टिंग वहीं अपने जिले में ही करवाई है। माँ की आंखों में रोशनी ही नहीं रही। तुम्हारे बच्चे गांव के ही उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाया करती थी। घर के हालात बहुत खराब हैं। अपने ही किसी आदमी के हाथ राशन का सामान, कपड़े और रुपए भिजवा दिए थे। तू माँ से और मेरे बच्चों से मिलने नहीं गई? नहीं दीदी, हिम्मत ही नहीं हुई। सामू और काजल को बस दूर से ही देखा था। काजल तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती है और सामू वो आप जैसा है। अब आप आ गई हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगी। मुझे डर था कहीं अभी भी अगर मैं घर गई और माँ ने घर में घुसने से मना कर दिया तो बच्चों के सामने तो मेरी थू थू हो जाएगी। उस समय काजल और सामू छोटे थे। जो भी मेरे साथ हुआ उन्हें समझ नहीं थी, पर अब वो छोटे नहीं रहे। चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब सब संभाल लूंगी। तेरे ऊपर कोई उंगली उठाकर तो देखे। उनका खाना खत्म हो चुका था, पर उनकी बातें नहीं। सालों की इकट्ठी हुई बातें कैसे कुछ घंटों में खत्म हो सकती थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। शाम हो चुकी थी और मैं शाम की चाय तैयार करने लगी। मालती और मुन्नी भी कमरे से बाहर आकर के मेरे पास आकर के खड़ी हो गई थी। हमें एक दूसरे से बात करते देख वरुण भी कमरे से बाहर आ गए और मुन्नी से उसके काम के बारे में पूछने लगे। और मुन्नी कैसा चल रहा है वहाँ पर? बहुत अच्छा भैया। और कितने दिनों की छुट्टी लेकर के आई है? भैया छुट्टी तो सिर्फ आज की ही ली है, पर वीकेंड पड़ने से फायदा हो गया। सोमवार की सुबह की फ्लाइट से वापसी है। वरुण मालती देखते ही कहने लगे, माल थकी हुई नहीं है तो आज पकोड़े बनाकर तो खिला दे। तेरे बनाए पकोड़े बहुत याद आते थे। साहब आप मेरे हाथ का बना खा लोगे? हाँ भाई क्या हुआ, तेरे हाथों को क्यों नहीं खाएंगे? कुछ नहीं साहब, अभी बनाती हूँ, कह करके वो मेरे साथ आकर के किचन में खड़ी हो गई। बीबी जी सामान बता दो, भैया को पकौड़े खाने का मन है। मालती जैसे तू रख करके गई थी आज भी सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई है। ठहर, फिर भी निकाल करके देती हूँ। ये रहा बेसन, उसमें तेल है। ये रहे आलू प्याज और रुक फ्रिज से गोभी निकाल करके लाती हूँ। और सारा सामान मैंने उसके हवाले कर दिया। मुन्नी ने मेरा हाथ पकड़ करके किचन से बाहर निकाल दिया। दीदी आप भैया के पास बैठो, मैं मालती दीदी के साथ पकौड़े बनाने में मदद करती हूँ। और तू बाहर बैठ, मैं करती हूँ ना मालती की मदद। मुन्नी रीमा को बाहर कर दे किचन से। आज सिर्फ मालती के हाथ का बना हुआ खाना और प्लीज थोड़े ज्यादा बनाना, क्योंकि मैंने डिनर भी इन्हीं का करना है। मालती और मुन्नी ने फटाफट मिलकर के सब्जियों को काटा, बेसन घोल करके कढ़ाई रखी और पकौड़े तल तल करके प्लेट में रख करके टेबल पर रख दिए। साहब जितने मर्जी खाओ, बहुत सारा सामान है। वरुण तुम शुरू करो, मैं बच्चों को उठा करके आती हूँ। कह करके मैं अन्नू और अतुल को उठाने चली गई। पकौड़ों का नाम सुनते ही दोनों आंखें मलते हुए बाहर आ गए। बाहर आते ही अन्नू कहने लगी, मुझे तो नींद में ही पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, पर यहाँ तो सच में पकौड़े बन रहे हैं। कोई सपना नहीं है अन्नू, चल आजा और ये ले ले अपनी प्लेट। और मुन्नी को पकौड़े से भरी प्लेट उसके हाथों में थमा दी। और मेरी प्लेट कहाँ है दीदी? ला रही हूँ। अतुल बस 1 मिनट रुक, ये देखो गर्मा गर्म पकौड़े तेरे लिए। दीदी सॉस भी तो दे दो। अभी देती हूँ। चाय की चुस्कियों के साथ पकौड़े खाते हुए वरुण मालती से कहने
कहने लगे, मालती वो साग तो बना कर खिला दे। कौन सा साग साहब जी? कुल्थी का साग। वो कौन सी दाल डाल करके बनाती थी? साहब जी चने की दाल। हाँ हाँ वही, और एक भी साग होता था। और हाँ हाँ वही, और एक और भी साग होता था, लाल रंग का कुछ बनाती थी आलू डाल करके, वो जरूर बना करके खिला देना। चौराई का साग साहब जी, जरूर खिलाऊंगी बनाकर। ठीक है रीमा, बाजार से जो सामान चाहिए वो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। तुम लाओगे? हाँ भाई, मैं कह तो रहा हूँ मैं लाऊंगा। मैं कभी मालती और कभी उसके साहब को देख रही थी। ये हो क्या रहा है? मालती ये तो ऐसे कह रहे हैं तेरे पीछे पता नहीं मैं इनको कैसा खाना बना करके खिलाती रही हूँ। हद है वरुण आपकी, और आज तक तो एक टमाटर खरीद कर नहीं लाए मार्केट से, और आज सब्जी भी लाने को तैयार हो गए हो। रीमा मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए ही कह रही थी। मुन्नी और मालती को छोड़ करके तुम कहाँ सब्जी लेने को मार्केट जाओगी? वरुण एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है। दीदी भैया जानबूझ करके आपको तंग करने के लिए कह रहे हैं। तू चुप कर मुन्नी, ज्यादा अपने भैया की तरफदारी मत किया कर। ये लो भलाई का जमाना ही नहीं है मुन्नी, उनकी मदद की बात भी करो तब भी उल्टा ही सुनने को मिल रहा है। छोड़ो मम्मी, आप रहने दो, आज पापा को ही बाजार से सामान लाने दो। मैं भी कहूँ ये जनाब अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं? मम्मी का चमचा। मम्मी देखो पापा ने फिर वही कहा। बेटा आज इनका दिन है, आज इनको कुछ नहीं कह सकते। देख नहीं रहा है मुन्नी मालती सब उनकी तरफ हैं। मम्मी मुझे तो काउंट किया ही नहीं, मैं किस तरफ हूँ? अन्नू जी वो इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि तुम तो बचपन से ही अपने पापा की तरफ हो। तुम्हें बिना काउंट किए हुए भी तुम्हारे पापा का पलड़ा भारी है। उनकी तरफ 2 ओंठ हैं और मेरी तरफ सिर्फ 1। चाय पीते हुए हंसी मजाक में शाम कैसे ढल गई पता ही नहीं चला। आज कितने दिनों के बाद घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। रात के डिनर के लिए सभी ने मना कर दिया, सबका पेट पकौड़े खा करके ही भर चुका था। वरुण और बच्चे अंदर अपने अपने कमरों में चले गए थे। ड्राइंग रूम में अब भी मालती और मुन्नी बैठे हुए थे। मुन्नी मुझसे कहने लगी, दीदी मैं मालती दीदी को अपने साथ लेकर के जाना चाहती हूँ, अब वो मेरे साथ रहेंगी। ये तो तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, आखिर मालती को भी तो अपने बच्चों से मिलना है। मुन्नी मालती के साथ जा करके अपनी माँ से जरूर मिलना, और हो सके तो उन्हें भी अपने साथ रखना। जीवन में संघर्ष तो उन्होंने भी बहुत किया होगा, जीवन में सही फैसला लेना और आगे बढ़ना। मुन्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कौन हैं मेरी? मैंने भी हंस करके उसका माथा चूम लिया और बोली, सब कुछ जो भी तुम समझो। तो मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।